हेलो फ्रेंड्स, स्वयं आईएएस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश और हम लोग इस लेक्चर सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के थ्रू देखेंगे कि कैसे यू कैन स्कोर मोर देन 120 मार्क्स एंड अटेम्प्ट मोर देन 80 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू स्कोर 120 और उससे ज़्यादा मार्क्स इन प्रीलिम्स। अगर हम लोग देखें कि अभी प्रीलिम्स आ रहा है और सभी को ये टेंशन है कि हाउ टू क्लियर द प्रीलिम्स। हम लोग ये सोचते हैं कि बस कट ऑफ क्लियर करेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि कैसे ऐसे मार्क्स पाए जाए कि जिससे कट ऑफ से हम लोग बहुत आगे रहे और ये टेंशन ही ना रहे कि हम लोगों को कट ऑफ क्लियर करना है। अगर हम लोगों ने पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा, जैसे कि ये कट ऑफ्स मैंने यहाँ पे देख के रखे हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21। तो आप देखेंगे कि 16 छोड़ के सभी ईयर्स में इट इज़ अराउंड 100 फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी लोगों के लिए इससे भी कम है, पर हम लोगों को उतना स्कोर नहीं आ रहा है। अगर हम लोगों ने 2016 में देखे तो ये 116 था। इसका मतलब ये हुआ है कि पिछले 4-5 सालों से कट ऑफ 100 के नीचे ही रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेपर डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं क्वेश्चन, हमको पता ही नहीं होता है क्या आ रहा है। अगर ऐसा है तो क्यों कुछ लोग हैं जो मोर देन 150 से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को मोर देन 150 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को 100 भी स्कोर नहीं आ रहा है। अगर पेपर इतना ही डिफिकल्ट है, कोई नहीं पढ़ रहा है, तो जिन लोगों को 150 स्कोर आ रहा है, ये लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, इनका सोर्स क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका सोर्स डिफिकल्ट नहीं है। इनको 150 आ रहा है। बहुत सारे लोग, हमको पता है कि फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए आपको अपने जनरल कट ऑफ से भी 10-15 मार्क्स ज़्यादा चाहिए। मतलब अगर 100 कट ऑफ है तो उन लोगों को भी 110 से 115 मार्क्स तक मार्क्स आ रहे हैं। और अगर देखें हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जो कि फॉरेस्ट देते भी नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को कंसिडर करें तो हम लोग ये कहें कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, तो इन सब लोगों को मार्क्स कैसे आ रहे हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि पेपर सर्टेनली डिफिकल्ट है, बट मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट है क्या? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो आदत पड़ी है रट्टा मारने की, ये यहाँ पे काम नहीं कर रही है। पिछले कुछ समय से आपके जो अप्रोचेस है, जैसे कि आप पढ़ के गए, आपने जो पढ़ा है वही आएगा। जैसे कि आपने कुछ करंट अफेयर करा, आपको लगता है वही आएगा। आपने कुछ कोर सब्जेक्ट करे, आपको लगता है वही आएगा। यूपीएससी अब वो नहीं पूछ रही है। पिछले कुछ सालों से वो आपके अप्लाइड नॉलेज पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और आप लोग जैसे ही कुछ क्वेश्चन देखते हो जो कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है या फिर आपको थोड़ी सी उसकी नॉलेज है, तो आप उसको छोड़ देते हो। बट बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 मार्कशीट लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 2019 में जब कट ऑफ अराउंड 100 था तो 120 मार्क्स स्कोर हुए थे, और 2020 में जब कट ऑफ उससे भी नीचे था 123 मार्क्स स्कोर हुए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्कोर करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है विथ लिमिटेड सोर्सेस और आपका जो भी कॉमन सेंस जनरल नॉलेज है उससे। क्योंकि पेपर का नाम ही है जनरल स्टडीज पेपर, तो आपको जनरल अगर इसका आइडिया है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज गोइंग रॉन्ग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो मार्क्स ना आने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों को, जैसे कि नॉन सीरियसनेस, डिस्ट्रैक्शन एंड इनकंसिस्टेंसी। लोग सीरियस ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ोन है और बाकी सब चीज़ें हैं, मूवीज़ है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते तो है पर उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है
कि एक दिन 10 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन वो नहीं पढ़ेंगे, तीसरे दिन फिर से उनको रिग्रेट होगा 4 घंटे पढ़ेंगे, 5वें दिन वो पढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे इनकंसिस्टेंसी है कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे, तीसरे दिन फिर से 14 घंटे पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, आपने जो करा है उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप भले ही 8 घंटे पढ़े पर हर दिन पढ़े। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़े तो आपको उसका आइडिया आता रहेगा कि विच टॉपिक इज रिलेवेंट, कौन सा न्यूज में चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी G20 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इस साल नहीं तो अगले साल इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो जो भी रिलेवेंट है, वो रिलेवेंट चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप लोग न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस अगर आपको पता होगा तो ही आप अच्छे से वो न्यूज़पेपर को कर पाओगे। दूसरी बात है लैक ऑफ अटेंशन ऑन कोर सब्जेक्ट एंड सोर्सेस। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि आप करंट अफेयर सभी लोग कर रहे होंगे क्योंकि प्री बहुत पास है। करंट अफेयर का 1 महीने का जो होता है मटेरियल, उसमें नियर अबाउट 100 पेजेस हम लोगों ने माने, तो 12 महीने के हो जाते हैं 1200 पेजेस। 1200 पेजेस करने के बाद कॉस्ट बेनिफिट क्या है इसका, 102 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। पर अगर आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से कर दिया तो लक्ष्मीकांत में अराउंड 500 पेजेस हमने पकड़ के चले, इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 20। तो आप ये 1200 पेजेस 4 बार पढ़ के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि लक्ष्मीकांत को आप 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो 8-8 बार भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस आपको 40 मार्क्स यहीं पे मिलेंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका फोकस क्या है, आपको कहाँ पे ज्यादा टाइम डिवोट करना है। हम लोग आगे इसको देखेंगे। और इसका आगे का पॉइंट क्या है, और एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो आपको कॉस्ट एनालिसिस है वो करना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को कितना डिवोट करना है, वरना आपका जो भी फेल्योर रेट है वो ज्यादा होगा। उसके बाद है लैक ऑफ अप्लाइड नॉलेज। अब ये लैक ऑफ अप्लाइड नॉलेज क्या होता है, जैसे कि कुछ ज्योग्राफी का एक टर्म होगा, एक फंडामेंटल कुछ ज्योग्राफी का एक एप्लीकेशन होगा, उसको आप इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर दोगे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप देखोगे, आप बोलोगे यार मुझे पता है पर पूरा पता नहीं है, मैंने इसमें से हाफ ही पढ़ा है। अगर आप थोड़ा सा आपका माइंड शांत रखोगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आगे मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे कि कैसे अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चे डर के इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आगे है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि आप मार्केट में जाओ, एक सोर्स देखो, आपको लगता है यार ये बढ़िया सोर्स है, मैं ये यूज करता हूँ। अगले दिन फिर से जाओ, दूसरा मटेरियल देखो हिस्ट्री का, आपको लगता है यार उससे ये अच्छा है। अब तीसरे दिन जाओ, तो ये जो आपके पास मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ज्यादा मटेरियल हो गया है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, आपके पास लिमिटेड ही सोर्सेस होने चाहिए, उसी को आप बार बार पढ़ें और उसी का ज्यादा फायदा होगा। मैंने आगे जाके एक लिस्ट दी हुई है, वो कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। ये हो सकता है कि उसमें से एक सब्जेक्ट के लिए आप कोई दूसरा बुक यूज कर रहे हो, तो कोई बात नहीं है, आप वही करो जो मैंने यहाँ पे रिकमेंड करा होगा। आगे वो करने की जरूरत नहीं है, पर आप सिर्फ वही करो जो मैंने करा है, फिर वो भी करोगे आप जो आप खुद से कर रहे हो। तो ये नहीं करो, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को एलिमिनेट कर दो, एक ही सोर्सेस रखो हर सब्जेक्ट के लिए। उससे फायदा क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो हर बच्चे के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, आप अकेले के लिए नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मैंने जो करा हुआ है मोर देन सफिशिएंट है, इससे अगर बाहर का आया है तो सभी के लिए ये डिफिकल्ट है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। आगे क्या है, लैक ऑफ स्मार्ट यूज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बहुत सारे अभी थोड़े साल से क्या हो रहा है कि हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर करो, वो बाइबल है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीवियस ईयर करना मतलब क्या। वो क्या कर रहे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है। एक बात होती है रिपीटेशन, दूसरा होता है सेम पेपर आंसर होता है। जैसे कि कुछ सालों में क्या हुआ है कि एक 13 नंबर का क्वेश्चन है सपोज, उसका भी आगे एग्जाम्पल है।
वो 13 नंबर का क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर 52 में स्टेटमेंट में यूपीएससी ने बता दिया है। तो अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करते, उसको रुकते, 52 नंबर का क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपको याद आएगा कि यार 13 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, अब आप जाके 13 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके आगे है लॉजिक डेवलपमेंट। अब क्या होता है, बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि चलो भगवान का नाम लेते हैं, कोई एक तुक्का मार देते हैं। अब आपने भगवान का नाम ले लिया, जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है वो भी तो भगवान का आशीर्वाद लेके आया है, तो भगवान उस पर ज्यादा प्रसन्न हो गए। तो ये तुक्केबाजी नहीं होती है, कुछ लॉजिक होते हैं। हर बच्चे को आप देखोगे 50 के आसपास ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। उसके आगे अगर बच्चा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। जो बच्चा लॉजिक नहीं लगाता है उसका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। आपको कम से कम 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही हैं। उससे नीचे अगर आपने कर दिया, आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपका परसेंटेज जो करेक्शन का करेक्ट का होगा वो 80% के आसपास, 90 भी हो गया और आपने 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो आपको 140 में से ही अब मार्क्स मिलने हैं। और अगर आपने इसमें से 70 में से 20 अगर गलत कर दिए तो आपका सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये 100 मार्क्स हो गए और जो आपने 20 गलत करे हैं उसका भी निगेटिव हो जाएगा, विच विल बी अराउंड 13 अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो आप वैसे भी 87 तक चले जाओगे, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि कम से कम 80 होने चाहिए, कितना भी पेपर डिफिकल्ट क्यों ना हो। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर डिफिकल्ट होते हुए भी। आगे एक है रॉन्ग गाइडेंस। तो यहाँ पे क्या है, एवरीवन इज अ गाइड। आप यहाँ पे बुक शॉप वाले के पास जाओगे वो भी आपको गाइड कर देगा। मेरा खुद का, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जिसको खुद को 24 मार्क्स मिले हैं वो 2 लोगों को गाइड करता है कि कैसे पढ़ाई करनी है। अब उसको खुद को पता नहीं है क्या कर रहा है, पर और 2 लोगों को पढ़ाई वो खराब कर रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके जो टीचर्स है उन्हीं की सुने, जो आपके क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी वो रिकमेंड कर रहे हैं उनका ही सुने। कोई भैया या उसका दोस्त, इनका सबका मत सुनो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको हर बंदा अलग अलग एडवाइस देगा और जिससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इससे क्या हो जाता है कि आप कंफ्यूजन में पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हो। दूसरी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे जो भी प्रेशर आते हैं, हर किसी को लगता है कि मैं पहली बार में IAS बन रहा हूँ, और जब आपकी एग्जाम हो जाती है उनका यह सपना टूट जाता है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। यहाँ पे सब 30 मार्क आने, यहाँ पे सब बच्चों ने आपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करा हुआ है, तो हर किसी का यहाँ पे IAS बनना तय नहीं होता है। आपको यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, वो सब मैटर करता है। इसके पहले आपने क्या करा हुआ है ये यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सब भूल जाओ, उसका यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होगा। आगे का जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ रिवीजन एंड लैक ऑफ नोट मेकिंग। आप इतने सोर्सेज यूज करोगे तो रिवीजन होना तो मुश्किल है। नोट मेकिंग से क्या हो जाता है, जैसे अगर आपने नोट मेकिंग करी हुई है तो नोट मेकिंग से ये हो जाता है कि आपको लास्ट समय में रिवाइज करने में बड़ी आसानी हो जाती है। आप लास्ट समय में ये सब कुछ 2 या 3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। कब? जब आपके सोर्सेस लिमिटेड है और आपने नोट मेकिंग करा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब ये एक और बात क्या हो गई है कि कुछ टॉपर्स ने पिछले कुछ सालों में बोला है कि मैंने 100 टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करे, किसी ने बोला मैंने 150 करे। अब बच्चों ने पढ़ाई छोड़ के क्या करना शुरू कर दिया है, बस टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं। 100 करते हैं, 150 करते हैं, फिर आके बोलते हैं कि यार हमारा हुआ नहीं। आपका होगा ही नहीं। उसका रीजन क्या है, आपने कोर सब्जेक्ट नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल एक कमेटी लेते हैं कोई भी, तो आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्वेश्चन आ गया, पैक का क्वेश्चन आ गया, उस पे आप पे मेंबर पूछे गए या बाकी कुछ चीजें पूछी गई, आपने एक टेस्ट सीरीज में ये अटेम्प्ट कर दिया, आपका क्वेश्चन हो गया गलत क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे। एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया, आप बोलोगे यार पैक का तो मेरा हो गया, अब तो मैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा। अगले टेस्ट सीरीज में वहां आपको आप एस्टिमेट कमेटी का क्वेश्चन दे देंगे। अब आपने यहाँ पे पैक का करा है, एस्टिमेट कमेटी का आपने करा नहीं है। इस बार भी ये गलत होगा
क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, फिर जाके आप उसका मॉडल आंसर पढ़ोगे, फिर बोलोगे यार एस्टीमेट कमेटी का आ गया। यूपीएससी आपको पूछेगी बिजनेस कमेटी का क्वेश्चन। अब पार्लियामेंट्री बिजनेस कमेटी का क्वेश्चन पूछोगे, आपने करा ही नहीं है, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये सब करने से अच्छा था आप जाके लक्ष्मीकांत में सभी कमिटीज कर लेते। अगर आप ये कर लेते, कोई भी कमेटी आ जाए, आपको इसका आंसर आ जाता। पर आपने किस पे फोकस करा? टेस्ट सॉल्विंग। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि टेस्ट क्यों सॉल्व करने हैं। टेस्ट सॉल्विंग का पर्पज होता है एनालिसिस। क्या एनालाइज करना होता है कि मुझे यहाँ पे पैक का क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब क्या है, कमिटीज मेरे वीक है, मुझे जाके लक्ष्मीकांत में कमिटीज को रिवाइज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा टेस्ट लगाओ। दूसरा वो क्या आता है कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार आपको क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि एग्जाम में जाके आपको टाइम मैनेजमेंट का क्या होगा, इसलिए टेस्ट सीरीज लगानी होती है। सिली मिस्टेक, बी आंसर है, आपने सी को मार्क कर दिया। ये जो सिली आंसर है उसको रोकने के लिए प्रेशर हैंडलिंग, वहाँ पे जो एग्जाम सेंटर में जो प्रेशर होगा वो हैंडल करने के लिए अगर आपने ये टेस्ट सीरीज लगा दी तो उसका फायदा होगा। और उसका आगे का है एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट, सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप भी जाके उनके साथ दे दिया। तो ये है टेस्ट सीरीज का एक्चुअल पर्पज। आप क्या कर रहे हो, आप आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। दिस इज द रॉन्ग मेथड, सिली मेथड। आप एक फुल्स पैराडाइज में रहते हो कि मेरा एग्जाम निकलेगा, आप वहां पे जाते हो, कुछ निकलता नहीं है, आपका निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कोर सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़े नहीं है। तो ये सब मत करो। मैं आपको बोलूंगा 20 से 30 पेपर सॉल्व करना मोर देन सफिशिएंट है अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो। तो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल के रखा है, जो फ्रेशर होंगे उनके लिए, जिन लोगों ने अच्छे से पेपर सॉल्व करे हैं प्रीवियस ईयर, उनके लिए 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मोर देन सफिशिएंट है। उससे आगे आप मत सॉल्व करिए। मेरा भाई है जो ऑलरेडी सर्विस में है, उसने मुझे बोला कि अगर 1000 बच्चे बनते हैं तो 1000 बच्चों के 1000 वेज है बनने के। तो अगर आप 1000 टॉपर्स के भी ये सुनोगे ना कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर बंदा अलग अलग बोलेगा। उनमें से कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं हम आगे जाके देखेंगे। उसके आगे और एक क्या है, नॉट अटेम्प्टिंग एडिक्वेट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला। तो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर है, अब प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स पे भरोसा करो। अगर आप 4 में से एक ऑप्शन को इलिमिनेट कर पाते हो और अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप 2.27 मार्क्स पॉजिटिव में रहोगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उस 10 क्वेश्चन का एक ऑप्शन आपने इलिमिनेट करा तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको 2.27 मार्क्स पॉजिटिव में रहोगे। अगर आपने 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए और आपने ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करे तो आप 6.7 मार्क्स पॉजिटिव में रहोगे। तो ये जो डर है आपके मन में कि मैं करूं कि नहीं करूं अटेम्प्ट, अब मैंने 70 कर दिए बहुत हो गया, तो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। ये है, यहाँ पे मैथमेटिक्स पे भरोसा करिए कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि आप पॉजिटिव में रहोगे। तो कैसे रहोगे उसका भी कुछ ये है कि कौन सा आंसर लगाना है, हम आगे जाके उसको भी देखेंगे। उसके बाद है लैक ऑफ स्मार्ट इंटेलिजेंस गेसिंग एंड रिलायंस ऑन गट फीलिंग। गट फीलिंग पे मत जाओ, गट फीलिंग आपका रॉन्ग ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम करा होता है कि आपको जो आंसर लगेगा वो नहीं होगा। तो आप ये भी कुछ लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, उनको लगता है कि ये मुझे नहीं लगता तो इसका आंसर अलग होगा। तो ये सब ना प्रोबेबिलिटी और जो गट फीलिंग है इस पे मत खिलिए आपकी, ये मुझे लग रहा है तो होगा। आपके पास कोई इंटेलिजेंस गेसिंग है। इंटेलिजेंट गेसिंग मतलब क्या होता है, कुछ लॉजिक है जो आपने पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो लॉजिक को अप्लाई करके अगर आंसर आ रहा है तो ही आप उसके साथ जाए। सिर्फ आपको लग रहा है इस पे मत करिए, इससे आपका निगेटिव मार्क्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत कम बार आपका सही होगा। उसके बाद क्या है, पैनिकिंग इन एग्जाम हॉल एंड रीडिंग न्यू सोर्सेस टिल वेरी लास्ट मोमेंट। बच्चे क्या करते हैं, उनको किसी ने बोल दिया कि यार किसी क्लास ने निकाला है 50 पेजेस में सब करंट अफेयर, पॉसिबल ही नहीं है। आप 365 दिन से कुछ कर रहे हो, उसको 50 पेजेस में होना इम्पॉसिबल है, पर आपने पढ़ा नहीं है। तो अब आप क्या हो, पैनिक मोड में हो, आप जो भी कोई सजेस्ट करेगा उसको पढ़ोगे। फिर किसी ने बोला यार 25 पेजेस में कर दिया है किसी ने, तो आप वो भी पढ़ोगे। आपको लगता है कि यार इतना सा करना है, इतना सा नहीं करना है। आपने जो करा है उस पर अगर आपको भरोसा है
तो आप ये मान के चलिए दिस इज़ यूजलेस, इसको नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, जो आपने करा है वही करिए, पैनिक नहीं होना है। जैसे आपने एक आधा क्वेश्चन देखा जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर भी वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हम लोग आगे एक मैंने एग्जांपल दे के रखा है, उससे पता चलेगा। उससे बाद है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, आप बस पढ़ते रहते हो। तो जैसे कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे एक क्वेश्चन होगा, मैपिंग के 2-3 क्वेश्चन होंगे, जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जहाँ पे वॉर चल रहा है, जैसे अभी क्रीमिया है, उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले नीचे अजरबैजान का वॉर चल रहा था आर्मेनिया के साथ, उसके बाद अभी रशिया है, यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में है। तो यहाँ पे मैपिंग में जाके वहाँ पे देखो कि कौन सी इंपॉर्टेंट वहाँ पे जोग्राफिक साइट है, कौन सा सी है, कौन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको देखो। तो ये मैपिंग को आप नज़रअंदाज करते हो, जैनिज्म बुद्धिज्म को आप नज़रअंदाज करते हो, प्लेसेस इन न्यूज़ को नज़रअंदाज करते हो। नेशनल पार्क 105 से 110 के बीच में, सभी पता होने चाहिए यार। 4 क्वेश्चन आए थे एक साल, और 4 क्वेश्चन आके भी लोग कर ही नहीं रहे। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अप्लाइड में तो आप नेशनल पार्क देख लो, 100 क्वेश्चन में 2 या 3 स्टेटमेंट में नेशनल पार्क होगा। आप कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो, आप ये कर ही नहीं रहे हो, और फिर आपको लगता है पेपर बहुत डिफिकल्ट है। अभी जैसे कुछ इवेंट्स इन न्यूज़ है, जैसे कि कोविड है, कुनो नेशनल पार्क है, G20 है, ये कोई यहाँ पे लिस्ट खत्म नहीं होती। ये लिस्ट आप खुद के आपके दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या क्या न्यूज़ में है, उसके हिसाब से उसको करके उसके रिलेटेड देखना चाहिए कि G20 कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से कंट्रीज़ है, अगले साल ब्राज़ील में हो रहा है जैसे मैंने बोल दिया, तो कहाँ पे हो रहा है, अभी इंडिया की थीम क्या है, क्या करता है G20, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन से है G20 के। अगर आप सिर्फ इसको विकिपीडिया भी खोल दोगे तो इसका बेसिक आपको आइडिया आ जाएगा, पर आप ये कर नहीं रहे हो, फिर आप बोलते हो क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है। निग्लेक्टिंग इंपॉर्टेंट सोर्सेस लाइक बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बजट है, अगर आप सिर्फ देखोगे तो 2 घंटे का, उसमें नए नए स्कीम्स आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट करिए 80-90 पेजेस का होता है। अब ये मेंस में तो बहुत फायदे का है, पर इससे क्वेश्चन भी आते हैं 2-3 नहीं आएंगे तो एक आधा क्वेश्चन आ ही जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, आपको मेंस में बहुत फायदे का है। ये चीज़ें करनी चाहिए, ये लोग आप करते नहीं हो और दूसरा कुछ करते बैठते हो। फाइनली ये है कि आपका सीसेट और आपकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज़ क्या होता है, मैंने बहुत करा था पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सीसेट से रह गया। तो आप कर क्यों नहीं रहे हो पहले से? आप किसका इंतज़ार करते रहते हो कि ये एक्सक्यूज़ मैं दूंगा जब मैं फेल हो जाऊंगा? तो जैसे कि आपको पता है गांधी जी ने बोला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम, तो उन्होंने 11 पॉइंट फॉर्मूला दिया था, तो मैं भी 11 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं बताऊंगा। स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है देखते हैं। एक है सबसे इम्पॉर्टेंट, कीप योर सोर्सेस लिमिटेड। तो करंट अफेयर के लिए, करंट इवेंट्स के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं। कोई भी एक न्यूज़पेपर करना चाहिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक मंथली मैगजीन, इससे ज़्यादा करो मत। बहुत सारे मैंने टॉपर्स को देखा है, वो इतना बड़ा फेंकते हैं कि 2 न्यूज़पेपर करे, फिर करंट अफेयर करा, फिर और दूसरा कोई मैगजीन करा। इतना पॉसिबल ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं लोग। इन लोगों का मत सुनो, आप खुद से देखो, पढ़ाई करके 10-12 घंटे पढ़ के 2 न्यूज़पेपर 2-3 मैगजीन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये मत करो, चाहे आपको कोई भी बता दे, एक न्यूज़पेपर एक मंथली मैगजीन करो, मोर देन सफिशिएंट है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक न्यूज़ आई थी 2015 में। 2015 में न्यूज़ थी कि सिंकिंग शिप ऑफ द डेजर्ट। अब ये क्वेश्चन आया था 2015 में, और उसी के ऊपर 2016 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ आर यूनिक अबाउट द खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। और उसके नीचे का स्टेटमेंट देखो, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, इट लिव्स इन दी वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब इसके नीचे देखो ऑप्शन। अब आपने वो न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको ये आंसर आ जाएगा। आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी है। स्मार्ट इंटेलिजेंस गेसिंग क्या है, उसका नाम देखो, खराई। अगर इसको आप स्प्लिट करोगे तो क्या होगा,
खारा, खारा मतलब सॉल्टी। तो इससे हमें एक बात तो पता चल रही है, आपको कुछ पता नहीं है ऐसे कंसिडर करके चलते हैं। खारा मतलब ये समुंदर के पास रहता होगा जहाँ पे खारा पानी मिलता है। तो अब हम लोगों को पता है कि अगर ये खराई कैमल है तो ये स्विम कर सकता है 3 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कैपेबल, उसकी कैपेसिटी है अप टू, ये कोई मतलब ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, अप टू है, कैपेबल है, कोई कर भी सकता है कोई नहीं भी कर सकता है, कैपेसिटी के ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट जनरली ऐसे जनरल स्टेटमेंट सही होते हैं। दूसरा है ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स समुद्र के किनारे आते हैं, खाता होगा, खराई कैमल है। अब ये भी जनरल स्टेटमेंट पर इसको रहने देते हैं। तीसरा देखते हैं इट लिव्स इन दी वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ऐसा कोई एनिमल नहीं है हाइना छोड़ के जो डोमेस्टिकेट नहीं करा जा सकता है। तो और कैमल ऐसा इतना भी डेंजरस एनिमल नहीं है उसको डोमेस्टिकेट नहीं करा जा सकता। लायन को डोमेस्टिकेटेड करा है हम लोगों ने, टाइगर को डोमेस्टिकेट करा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्राइमा फेसी रॉन्ग लग रहा है। अगर हम लोगों ने इसको हटा दिया तो आंसर 1 और 2 है, यही आंसर था। तो आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आ जाएगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने न्यूज़पेपर कर रहे होते तो आपको बिल्कुल ये अच्छे से आ जाता। आगे ये न्यूज़ देखिए, सम क्विर्की एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बैरन आइलैंड वोल्केनो इन अंडमान 2017 को ये न्यूज़ आई थी। 2018 को इसके ऊपर क्वेश्चन आया था जो मैंने आगे किसी और कॉन्टेक्स्ट में देख के रखा है, तो मैंने यहाँ पे उसका क्वेश्चन नहीं दिया है अभी इमीडिएटली, उसको यहीं पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके। अभी हम लोग यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था सोर्सेज देखेंगे कि क्या सोर्सेज आपको मिनिमम करने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही करो, अगर आप दूसरा कुछ कर रहे हो, जैसे मैंने ये एनसीईआरटी दे के रखी है, कुछ लोग मॉडर्न एनसीईआरटी करते हैं तो ठीक है आप मॉडर्न करो, थीम्स करते हैं कोई तो वो करो, कोई बात नहीं है। तो जैसे मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम है तो मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम आप करो। उसके बाद फाइन आर्ट्स के लिए एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड की जो लाल उसका कवर है, आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया, सतीश चंद्रा की मिडिवल इंडिया और नितिन संघानिया के सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब इतना ही करना है। कुछ लोगों ने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेक्ट्रम करा होगा, तो स्पेक्ट्रम करा होगा तो उसको नितिन सिंघानिया के देखने की ज़रूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी कर दिया है वो। अब मैंने बोल दिया इसलिए नितिन सिंघानिया करा है क्योंकि आपने स्पेक्ट्रम करा है। यही जो मैं बोल रहा था प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ये नहीं फंसना है यहाँ पे। मैंने बोल दिया आपने कर दिया है स्पेक्ट्रम, कोई बात नहीं, आप नितिन सिंघानिया मत करो। आपने दूसरा कोई बुक करा हुआ है यहाँ पे मिडिवल इंडिया के लिए, सतीश चंद्रा मत करो। तो कोई भी एक बुक करना है यहाँ पे तो वो करो। एनसीईआरटीज़ आपको करनी है तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव मैंने दे के नहीं रखी है क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पे अभी क्वेश्चन नहीं आते प्रीलिम्स पे, तो उसके लिए मैंने दे के नहीं रखी है। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की एनसीईआरटीज़ 4 एनसीईआरटीज़ है। अगर आप फ्रेशर है तो आप 5th से 10th तक की एनसीईआरटीज़ करो। अगर आपका अच्छे से पढ़ाई हो गई है तो यहाँ पे जो 4 एनसीईआरटीज़ है वही आप करो, उसी को रिवाइज करते रहो, अलग सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जीसी लियोंग करते हैं, तो जिन्होंने जीसी लियोंग करा है वेल एंड गुड, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो अगले साल करो जब आपके पास फ्री टाइम होगा, अभी मत करने बैठो न्यू सोर्स। मैंने बस आपको बता दिया। पॉलिटी लक्ष्मीकांत कर ले। इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम आईएएस के नोट्स यूज़ करते हैं लोग, मृणाल आईएएस के नोट्स करते हैं। कोई भी एक ही करो, दोनों मत करना। दोनों में से एक ही नोट्स यूज़ करने हैं। दोनों करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप दोनों करके भी आपको आंसर नहीं आएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट मैंने जैसे आपको बोल के रखा था। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का बुक आप कर सकते हो। अभी मार्केट में कुछ एक अलग से रंगी बिरंगी बुक आया है कलरफुल, वो करना है तो वो करो, मैं तो नाम भी भूल गया उसका, पर कोई भी एक ही करो। शंकर आईएएस में भी जब आप करोगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स है, उसके बाद आपको रेड डेटा बुक है, पीछे के जो लॉज है वो देख लो, इंटरनेशनल बॉडीज है वो देख लो, उसके बाद ये छोड़ के पॉल्यूशन है तो वो देख लो। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं
उसको आप ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो, ना कि सभी बुक को एकदम डिटेल में पढ़ते रहो। ये देखो कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है यूपीएससी का। आगे है साइंस के लिए करंट अफेयर से ही आप करो, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट स्कीम्स करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक बुकलेट उठा लो, आईएएस पार्लियामेंट का उठा लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी भी क्लास का, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक बुकलेट। इंटरनेशनल बॉडीज़ के लिए भी बुकलेट आता है, वो देख सकते हो। और नेशनल पार्क का तो क्या ही है, 110 105 से लेके 110 तक नेशनल पार्क है, इसको आप ऐसे ही देख सकते हो। कुछ ट्रिक बना सकते हो ध्यान में रखने के लिए। और आप जब शंकर पढ़ रहे होंगे तो इसमें से बहुत सारे नेशनल पार्क को आप वैसे ही किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होंगे। तो ये सब मैंने दे के रखा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे दिमाग में अभी जो आया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, इतने ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आप फोकस करो, इसको एक बार रिवाइज करोगे, क्योंकि ये भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ना भूलें, इसके लिए उसको रिवाइज करते रहो। आगे करते हैं। तो मैंने ये सोर्स दे के रखा है, यही सोर्स नहीं है, आपने कुछ अलग पढ़ा होगा तो आप मेरा सोर्स की भी कर सकते हैं। आपको नया सोर्स अभी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात है हैव सिलेबस फाइल स्टडिंग। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आया था अभी, इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू। अब आपको अगर सिलेबस पता होगा ना, किसी को नहीं पता होगा फनम। अब कुछ लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो उन्होंने कहीं पे पढ़ा होगा तो उनको पता है कि फनम क्या है, बाकी लोगों को पता होने के चांसेस बहुत कम है। तो फनम क्या है, तो देखो ऑप्शन है क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स। अगर सिलेबस देखोगे तो न्यूमिस्मैटिक्स है। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स। आप देखो क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, इसके नाम कहीं पे आएंगे। कॉइन्स आपने एक्सटेंसिवली पढ़े हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो इसका आंसर अगर आप, मैंने जो बोला था स्मार्ट इंटेलिजेंस गेसिंग, यहाँ पे आप गेसिंग क्या करोगे कि कॉइन्स के ऊपर सिलेबस में पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है यार, इसका आंसर शायद कॉइन होगा, इसका आंसर कॉइन है। तो ये होता है स्मार्ट गेसिंग कि आपको आपके जो सोर्सेस है, आपने जो पढ़ाई करी हुई है, आप अगर वो सही डायरेक्शन में करी हुई है तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो, इसका आंसर ऑब्वियसली कॉइन होगा। मुझे एक बताओ, क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, ये पूछा जा सकता है। आपने कहीं पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी है क्या हिस्ट्री में? थोड़ी बहुत जगह पे यहाँ का रेफरेंस होगा, जैसे हम लोग क्लोथिंग और ऑर्नामेंट्स और वेपन्स के रिलेटेड, पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कॉइन्स के रिलेटेड है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर इज कॉइन, जो कि सही हुआ। कभी कभी हमारे स्मार्ट इंटेलिजेंस गेसिंग गलत भी होता है, पर हम लोगों को कम से कम वो गेसिंग कर दे आना तो चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूमिस्मैटिक्स इज पार्ट ऑफ सिलेबस। नाउ क्या है न्यूज़ में, कोविड है, कुनो नेशनल पार्क है, G20 है, रशिया है, यूक्रेनियन वॉर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आप इसका लिस्ट बना के रख सकते हो, जो कि आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। आगे थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द वेटेज। ये भी मैंने डिस्कस करा हुआ है कि ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आते हैं और 1200 पेजेस का करंट अफेयर होता है, उसमें से 1-2 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आने की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 4 मार्क्स के लिए आप 1 घंटा डिवोट कर रहे हो तो 15 से 20 क्वेश्चन के लिए कितने आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि उतना मत करो, क्योंकि करंट अफेयर आपको करना भी है, मेंस के लिए भी काम आ जाएगा, पर कम से कम इससे 4 गुना तो कर दो, तभी जाके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ये आपके हाथ के क्वेश्चन से, ध्यान में रखो, जो बच्चा पॉलिटी के क्वेश्चन गलत करके आता है उसके प्री निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप ये कोर सब्जेक्ट पे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंडिया से, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट से, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम डिवोट करना चाहिए। ना कि आपको लगता है, आपको पसंद है कोई सब्जेक्ट तो मैं बस वही पढ़ते रहूँगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर आपको एग्ज़ाम में जाके उसका नुकसान सहना पड़ता है। आगे का पॉइंट है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। मैंने ये भी डिस्कस करके रखा है
क्यों करना होता है, आपके वीक एरियाज़ को एनालाइज करो। अगर आपको 150 मार्क्स भी मिल गए टेस्ट सीरीज़ में, आपका यूपीएससी के ये मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो लोगों को बता के मत घूमो कि मुझे 150 मिले, 50 कहाँ गए वो देखो, और जहाँ पे गए हैं उस टॉपिक्स को रिवाइज करो, ना कि ये 150 आ गए। अभी क्या होता है कि जैसे हमने सेक्शनल टेस्ट लगा दिया और पॉलिटिकल लगा दिया, आपको पता चला कि फंडामेंटल राइट्स के 10 क्वेश्चन आए थे, मेरे 4 सही हो गए, बाकी के आपके बहुत सही हो गए, तो आपका स्कोर 150 आ गया। देखो कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, तुक्का मार के आपके यहाँ पे 7 भी करेक्ट आ जाएंगे, 3 तुक्के से सही हो जाएंगे। फिर भी आपको पता है कि यहाँ पे मुझे आ नहीं रहा था, मैंने तुक्के से सही हुआ है, फिर भी जहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स रिवाइज करने हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखो कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका एनालिसिस के लिए टेस्ट सीरीज लगाना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए है। मैंने ये सब आपको डिस्कस करा हुआ है कि सिली मिस्टेक्स ये करने के लिए और रिविजन के लिए है, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना है। और उससे आगे मैंने ये भी बोल के रखा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 70, 80, 90, 150 भी किसी ने बोला है, तो ये होगा नहीं। अभी तो 30 दिन 25 दिन ही बचे हैं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसके हिसाब से लगाएं, हर 3 दिन में एक टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट दोगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, तो भी सफिशिएंट है अब यहाँ आपके टाइम में। और उसके बाद इससे बचे टॉल क्लेम्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं 100 में से हम लोगों के 70 क्वेश्चन आ गए, 80 क्वेश्चन आ गए, तो बच्चे हो क्यों नहीं रहे आपके। अब जैसे कि कुछ समय पहले हमारा जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है जीपीएस के इस पे, तो उस पर एक क्वेश्चन आया था, सभी इंस्टीट्यूट ने उस पर क्वेश्चन डाला था, ऑब्वियसली डालेंगे। क्वेश्चन इतना आसान था पर किसी का सही नहीं हुआ होगा, उसका रीज़न मैं आगे जाके आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो क्लेम करते हैं कि हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपने जो डाला था वही आया था क्या, कि बस वो टॉपिक था। टॉपिक तो 2-3 हज़ार होते हैं, उस पर ही क्वेश्चन आएंगे। हर इंस्टीट्यूट अगर 30 क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा यार। 3000 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो लोग, 3000 क्वेश्चन में तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप करोगे तो आपका हो जाएगा, इससे बचे। ये आप इनका सुन के बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, इनको बिल्कुल इनके ऊपर ध्यान मत दो। ये क्या बोल रहे हैं आगे है, यूज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करना हुआ है। एक है ओनली मीडिया थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, कुछ समय के बाद आपके ध्यान में आएगा, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, AI कैन बी यूज इन एग्रीकल्चर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मुझे पता नहीं है, पर यूपीएससी का क्वेश्चन जिसने सॉल्व करे हैं उसको पता है कि ये जो कैन की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं साइंस एंड टेक में, वो जनरली सही होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होने की ज़रूरत भी नहीं, कैन इज़ अ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, और साइंस में पॉसिबिलिटी का कोई अंत नहीं है। आज नहीं हो रहा होगा, जब तक इसका आंसर आ जाएगा 4 महीने में हो जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आप ऐसे इसमें ये कोई आंसर सही होगा, आपने कहीं पढ़ा नहीं है, आप बोलोगे नहीं गलत है। तो ऐसे जब आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर क्या सोचता है। उसके बाद नॉट ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट ये सबकॉन्शियसली आपको साइकी ऑफ एग्जामिनर भी समझाता है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। नॉट ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस बट मेकिंग नोट्स। अब बहुत बार क्या होता है, यूपीएससी एक क्वेश्चन देता है, उसके साथ में एक स्टेटमेंट देता है। अब जो ये स्टेटमेंट होता है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये यूपीएससी ने ऐसे स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है 4 साल बाद यूपीएससी एज ए क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने इसका नोट्स बना के रखा होता तो इसका आंसर आ जाता। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ समय पहले 1998 या 1997 में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी सिटी हड़प्पन सिटी नहीं है, और नीचे नाम दिए होते ABCD। अब यहाँ पे एक मौर्यन सिटी पूछी गई थी। अभी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी इसमें से कौन सी मौर्यन सिटी नहीं है। तो
तो यहाँ पे आपने अगर ये करके रखा होता तो आप ये एक तो एलिमिनेट कर पाते, क्योंकि आपको पता था कि ये मैंने इसको नोट्स बना के रखा है, ये तो यार मौर्यन सिटी है, तो ये आप कर सकते हो। तो आप नोट्स बना के रखोगे ना, तो इसका फायदा ये होता है कि आगे जाके आप एलिमिनेशन में उसका यूज कर सकते हो। एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, तो ये लॉजिक डेवलपमेंट कैसे होता है हम लोग आगे जाके उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। आगे ये देखो, एक क्वेश्चन मैंने दे के रखा है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। 2022 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे है गोल्डन महासीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, वाइट इबिस। तो यहाँ पे आपको पता है कि गोल्डन महासीर फिश है। कैसे पता है? उसके पहले 2 साल पहले यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और उसमें ये पूछा था इसने ब्लू फिन महासीर, इरावती डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट। आप जिन्होंने भी ये करा था, जिन्होंने भी इसका आंसर देखा था, नोट्स बना के रखे थे, उनको पता था कि महासीर इज अ फिश। अब ये क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आपने ये नहीं करा होगा तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। क्या पता आपको वाइट इबिस नहीं पता हो, स्पूनबिल नहीं पता हो। ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से आपने इसको पता है आपको कि गोल्डन महासीर इज अ फिश। ये ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, मैंने बस आपको दे दिया, और एक मैंने इसके ऊपर ही आपको बता दिया था। तो ये ध्यान में रखो कि ऐसे यूपीएससी उसी को स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना सकती है। आगे का पॉइंट है फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, यूपीएससी हॉट टॉपिक्स। क्या है यूपीएससी के हॉट टॉपिक्स? स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल पार्क्स। अब मैं तो आप लोगों को जैसे बोल रहा था, आसाम के नेशनल पार्क को ध्यान में रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उसका ये है साई का ओमन। क्या है साई का ओमन? साई मतलब दिब्रू साइखोवा, का मतलब काजीरंगा, ओ मतलब ओनाव, मा मतलब मानस, यन मतलब नमेरी। हो गए 1 2 3 4 5 नेशनल पार्क है। अब बस इतना भी आपको पता होगा ना, तो भी आपको एलिमिनेशन करने में बहुत आसानी होगी। आपको पता होगा कि ये 5 नेशनल पार्क आसाम में हैं, और आपको उसका थोड़ा सा तो डायरेक्शन पता होगा कि काजीरंगा यहाँ से कौन सी नदी बहती है, मानस से कौन सी, तो मानस से मानस नहीं रिवर ही बहेगी, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्रा बहेगी। तो आपको उसके हिसाब से थोड़ी सी ज्योग्राफी भी आपके दिमाग में आ जाएगी कि ये ज्योग्राफी है। तो ये ऐसे कुछ ट्रिक बनाओ, कुछ बनाओ, स्मार्ट वर्क करो, कुछ भी करो, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको करना है। दूसरा है गवर्नर जनरल्स, इस पे क्वेश्चन आता है। गांधीयन फेज पे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इतना छोटा सा पार्ट है। उसके बाद है मिशन इन 1940s, क्रिप्स, कैबिनेट, शिमला प्लान, ऑगस्ट ऑफर, एक्सट्रेटर। ये 4 5 10 पेजेस का ही होगा, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कर दो यार। कमिटीज़ हैं जैसे कि एजुकेशन कमिटीज़ के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसका ट्रिक क्या बना के रखा था, वुड हर्ट रियल सहासर। वुड है जो सहासर को हर्ट करेगा। कमिटीज के नाम देख ले, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेलिक कमीशन, सैडलर कमीशन, हर्टोग। तो ऐसा कुछ भी करो, ध्यान में रखो, जिससे क्या हो जाएगा, अगर कमेटी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया, आपको पता होगा कि यार इतने तो एजुकेशन के हैं, अगर आपको उसमें से एलिमिनेट भी करना होता है तो आसान हो जाएगा। एजुकेशन को क्वेश्चन आया है तो आप लिख पाओगे। अगर मेंस में एजुकेशन पे क्वेश्चन आया है, आप सारे कमिटीज लिख पाओगे, आपका अलग इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपको जैसे भी स्मार्ट वर्क करना है करो, ये ध्यान में रखो। रेड डेटा बुक मैंने आपको बोला था, पोल्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज पे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी आपको करना पड़ेगा। जो भी ट्रिक करो, कुछ भी करो, ध्यान में रखो, बस ये है। उसके बाद गांधी जी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सोलार जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, 2-4 सालों से इस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखो, उसकी पढ़ाई कर सकते हो। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने दे के रखा है इसी कॉन्टेक्स्ट में। एक देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी स्टार लेबल। 2016 का क्वेश्चन है। सीलिंग फैंस, गीजर्स, फ्लोरोसेंट लैंप्स। और अब यहाँ पे देख लीजिए कि यूपीएससी का हॉट टॉपिक क्या है। यहाँ पे यूपीएससी का हॉट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। आपने भी पढ़ा होगा, क्लाइमेट चेंज इज अ हॉट टॉपिक।
अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, ये सभी चीज़ें एक ही कैटेगरी की है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर ये है तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी क्या है, एनर्जी की इफिशिएंसी के लिए फैंस के लिए यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिक गीजर के लिए भी आपको पता है कि ऊपर वो मार्क्स दिए होते हैं। अब फ्लोरोसेंट लैंप आपको पता नहीं होगा, पर आपको पता है ना एलईडी को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। एलईडी को क्यों प्रमोट कर रही है, क्योंकि कम एनर्जी कंज्यूमिंग है। इसका मतलब क्या है, एलईडी के लिए भी होगा अगर हम लोगों ने नहीं देखा है अच्छे से। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको हॉट टॉपिक यूपीएससी के पता है तो आप यहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। जनरली क्लाइमेट चेंज ये फेवरेट टॉपिक है यहाँ पे, तो आप उसके हिसाब से उसको एनालाइज कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वन अटेम्प्ट। तो मैंने यहाँ पे आपको बोल के रखा था कि इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ पेपर बट नॉट लेस देन 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन करने हैं, एंड जब आप उससे नीचे करोगे आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वेरी फ्यू पीपल विल हैव द 80-90% एक्यूरेसी, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। कम से कम 80 तो आपको करने ही पड़ेंगे। आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कोर सब्जेक्ट्स एंड अप्लाइड नॉलेज, सो नोट मेकिंग इज की। तो रिवाइज, एक तो क्या होता है फ़ायदा कि 2-3 आवर्स में रिवीजन हो जाता है, की पॉइंट्स कवर हो जाते हैं करंट अफेयर्स एंड मैपिंग के, एंड नोट शुड बी शॉर्ट एंड नॉट बल्कि देन ओरिजिनल सोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा है, इसको देख के हम लोग समझते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्पायर अशोका। तो यहाँ पे है ये जॉर्ज बुहलर है, जेम्स प्रिंसेप है, मैक्स मिलर है, विलियम जोन्स है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर है। आपको बहुत सारे लोगों को आया भी होगा। अगर आपने कोर सब्जेक्ट अच्छे से करे हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। उसके आगे का ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। 2020 का क्वेश्चन है। नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग दी कोड गिवन बिलो। अगर आपको ये पता है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है, और अब ये देखिए ये है इन्वायरमेंट, और आपको पता है कि कावेरी रिवर आंध्र प्रदेश से नहीं बहती है, तो आप यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर पाए हो कि जहाँ जहाँ पे भी पापीकोंडा है उसको एलिमिनेट, 2 जहाँ पे है उसको हटा दो। तो आंसर है 3 and 4 एंड 1, 2, 1, 3 and 4। अब ये 50-50 हो गया। तो आपको बाकी तो पता है कि ये बाकी सारे केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में है। तो आप यहाँ पे इंटेलिजेंस गेसिंग क्या मार सकते हो, 1, 3 and 4 आंसर हो सकता है। तो ये है अप्लाइड नॉलेज। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का प्लस इन्वायरमेंट का नॉलेज चाहिए था, तब जाके आपका ये आंसर सही हो जाता। तो यहाँ पे ऐसे आप यूज करोगे अप्लाइड नॉलेज का, तब जाके आपका आंसर सही होने के चांसेस है। आगे का पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार। 2017 का क्वेश्चन है, कैसे रिपीटेशन होता है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे है कि सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो आपको अगर ये पता है कि सुमात्रा इज क्लोजेस्ट, और आपको यहाँ पे डिस्टेंस अगर आपने देख के रखा होगा तो डिस्टेंस है 80 या 90 के आसपास। तो नीचे का क्वेश्चन क्या है, 2018 में ही उसके अगले साल क्वेश्चन आया है। बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि इसका न्यूज भी आया था। दूसरा है बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। यहाँ पे हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास सुमात्रा का डिस्टेंस है।
और सुमात्रा से आगे नहीं होगा यार बैरन आइलैंड। अब यहाँ पे देखो ईस्ट लिखा है, तो ईस्ट में मतलब तो वो बहुत आगे चला जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। The last time Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive। अगर हम लोगों ने 2017 में पढ़ा है तो ये इतना पहले तो नहीं होगा, तो इसका ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या है कि बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको ये देखो, अभी आपने 2017 में अगर ये इसका आंसर देखा होगा कि 100 किलोमीटर के आसपास है, आपको पता चलेगा ईस्ट में 140 किलोमीटर तो होगा ही नहीं। तो ऐसे अप्लाइड नॉलेज यूज करके आपके आंसर सही हो सकते हैं। आगे का है सेकेंड लास्ट, इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स। तो इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक तो बहुत सारे हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ मैं आपको बताता हूँ। लुक फॉर दी अपोजिट आंसर चॉइसेस, वन ऑफ देम कैन बी राइट आंसर। क्या होता है, बहुत बार दो का चार जो ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 और 4, उसमें से होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, इसमें बोलेंगे वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, फिर बोलेंगे ईरान के ईस्ट में, इसके बोलेंगे ईरान के वेस्ट में। अब हम लोगों को जैसे पता होगा कि यार जैसे ईस्ट और ईस्ट है सपोज, तो हम लोगों को पता है कि कोई एक ईस्ट में होगा या कोई एक वेस्ट में होगा। आपको अगर पता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट और ईस्ट या वेस्ट और वेस्ट दोनों में से एक आंसर होगा। 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ आपको इसमें से एक भी एलिमिनेट कर पाते हो। अगर ईस्ट में नहीं आपको पता है तो आपको पता है कि वेस्ट में से एक मारूंगा तो 50% करेक्ट हो जाएगा। तो एक होता है। दूसरा क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, रॉन्ग, शुड बी। उसके बाद ये सब है मोस्टली। तो ये सब जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये बहुत बार रॉन्ग होंगे। जहाँ पे रॉन्ग नहीं होंगे वहाँ पे जैसे पॉलिटी वगैरह में आपका पढ़ाई होगी तो आपको जनरली आप पता चल जाएगा। और उसके बाद है कि वर्ड लाइक कैन इन द आंसर चॉइस स्टेटमेंट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस, इसका ये कैन बहुत बार सही होगा क्योंकि इसमें ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये हो सकता है, कैन इज ऑप्टिमिज्म। तो बहुत बार ये सही होगा, बहुत बार होगा पर हर बार नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा तो उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये कैन सही होगा। उसके आगे है समटाइम्स आंसर ऑफ द वन क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ इन द अदर क्वेश्चन। तो ये भी हम लोग आगे जाके इसका एक क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। और आगे है कि जनरल स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट। तो वैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि खराई कैमल का क्वेश्चन था अप टू 3 किलोमीटर, तो ये था कैपेसिटी थी। तो ये जनरल है, मतलब उसमें वहां ने रिजिडली नहीं बोला है कि इट कैन ओनली स्विम अप टू 3 किलोमीटर। अगर वो एक्सट्रीम कर देंगे तो आप समझ जाओगे कि ये निगेटिव होने के चांसेस बहुत है। पर अगर ये जनरल स्टेटमेंट है तो ये सही होगा। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे है कि एटीट्यूड मैटर्स, केयरफुल रीडिंग एंड फाइंडिंग आंसर थ्रू टॉपिक्स, बेसिकली नेवर गिव अप अप्रोच। अब आप ये बोलोगे कि क्या बोल रहे हो, समटाइम्स वन कैन गेस आंसर थ्रू दी ऑप्शंस ओनली। तो आप यहाँ पे डरो मत यार, आपको नहीं भी पता है तो डरो मत। आप एक बार क्वेश्चन को देख तो लो, आपके पास टाइम है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमाला एंड क्षेमेश्वरा वेयर फेमस। अब ये अगर जिसने प्रीवियस ईयर करा हुआ है ना, ये क्वेश्चन उसको आ जाएगा। प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछा हुआ है। अगर नहीं भी करा है तो भी देखते हैं। चलो, एक है जैन मॉन्क्स, प्ले राइटर्स, टेम्पल आर्किटेक्ट्स एंड फिलोसोफर। अब देखो जो भी मॉन्क है वो फिलोसोफर होगा। अगर हम लोग प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, श्री रविशंकर, कोई भी रिलीजियस गुरु ले लो, मॉन्क ले लो, उसको हम लोग फिलोसोफर बोल सकते हैं। वो जो भी बोल रहे हैं वो फिलोसॉफी है यार एक तरह से। तो फिलोसोफर और मॉन्क तो नहीं होगा, इसको पहले हटा दो। दूसरा है प्ले राइटर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। अब दोनों में से एक लगाना है यहाँ पे। अब हम लोगों को पता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर टेक्स्ट इतने बड़े नहीं थे कि उनके नाम हम लोगों ने कभी पढ़े हैं। हम लोगों ने नाम किसके पढ़े हैं, प्ले राइटर्स। तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे,
बी, जो कि सही आंसर है। आपको पता नहीं था फिर भी 50-50 प्रोबेबिलिटी पे आ गए और थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपका ये गिव अप, नेवर गिव अप अप्रोच रखो, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यही था आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका फायदा होगा और आप इसको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू। अगले लेक्चरों में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको देखेंगे कि कैसे इंटेलिजेंस गेसिंग करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आपके आंसर सही कर सकते हो, आपका अटेम्प्ट मैक्सिमम हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। और अभी एग्जाम आ रहा है तो फोकस करो, जो भी आपने पढ़ा है उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो, ज़्यादा सोर्सेस मत यूज़ करो, जो भी आपने अभी तक करा है उसी पे फोकस करके उसी को रिवाइज करो और बहुत कॉन्फिडेंटली जाओ। आपको सबको बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम और थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी।